धामू अपने पूरे परिवार के साथ रामगढ़ में रहता था। उसके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। धामू एक पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन एक दिन उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। अब धामू अकेला था। धामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके माता और पिता इस दुनिया में नहीं रहे। धामू ने अपने घर का सारा सामान बेचने के बारे में विचार किया और उसने एक रेहड़ी पर अपने घर के सामान को रखा और उसे बेचने निकल गया। जब वो अपने गांव में उस सामान को बेचने निकला तो लोग उसे आवाज लगाने लगे, अरे ओ कबाड़ी वाले, जरा इधर तो आना, दिखा तो जरा क्या क्या सामान है तेरे पास। धामू ये सोचने लगा कि लोग उसे कबाड़ी वाला समझ रहे हैं। फिर वो उस औरत के पास गया। जी बहन जी, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। उस औरत को जिस सामान की जरूरत थी उसने उसे बहुत ही कम दाम में खरीद लिया और उससे पूछने लगी, मेरे पास कुछ सामान है जो मेरे किसी काम का नहीं, तुम्हें चाहिए? कहो तो मैं ले आऊं। धामू ये सोचता है कि वो क्यों ना कबाड़े का ही काम शुरू कर दे। फिर वो उस औरत से वो सामान ले लेता है। ऐसे ही लोग उससे घर के सामानों को बहुत ही कम दाम में खरीद लेते थे। बदले में कुछ टूटी फूटी चीजें भी उसे दे दिया करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन इस काम से केवल उसका पेट ही भर पाता था। अब उसके पास उसका अपना घर भी नहीं रहा। वो स्टेशन के पास अपनी रेहड़ी लगाकर अपनी रेहड़ी पर ही सो जाता था और इस काम से उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना पेट भरता था। एक बार की बात है, धामू अपनी रेहड़ी लेकर एक सेठ के घर पहुंचा। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, ये चिल्लाते हुए धामू उस सेठ के घर के बाहर खड़ा हुआ। सेठ की पत्नी सेठानी अंदर से बाहर आई। अरे कबाड़ी वाले, तेरा यहाँ क्या काम? जा यहाँ से, चला जा। धामू थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे ये लगता है कि सेठानी भी उसकी रेहड़ी से कुछ खरीदेगी और उसका सही दाम लगाएगी, लेकिन वो सेठानी उसे वहाँ से भगा देती है और धामू वहाँ से चला जाता है। धामू के पास केवल अब उसकी कुछ किताबें और कुछ कबाड़े का सामान ही बचा होता है, जो किसी भी काम का नहीं होता। वो बहुत ही चिंतित हो जाता है। अब मैं अपना पेट भी कैसे भर पाऊंगा? ये सारा बिना काम का सामान तो कोई नहीं खरीदेगा। 2-4 रुपए भी मिलते थे, अब वो भी नहीं मिलेंगे। पर धामू रोजाना सेठ के घर के सामने जाता था, इस उम्मीद में कि एक दिन तो सेठ की नजर मुझ पर जाएगी और वह कुछ सामान तो खरीदेगा ही। फिर एक दिन सेठ अपने घर से बाहर निकलता है। सेठ जल्दी में था। अरे मालिक, कुछ तो खरीद लीजिए, एक बार देख तो लीजिए, शायद आपके काम का भी कुछ मिल जाए। सेठ बहुत जल्दी में होता है, इसलिए वो धामू को डांट देता है। जाओ जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सवेरे सवेरे। भला कबाड़े की चीजों में मेरा क्या काम? अगर पैसे ही कमाने हैं तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? भला कबाड़ी वाले को कौन क्या काम देगा? धामू बहुत निराश होता है क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता, लेकिन प्रतिदिन वो सेठ के घर के बाहर खड़ा हो जाता है इस आस में कि शायद सेठ ही उसे कुछ काम दे दे। एक दिन सेठ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। उसे ये बात पता होती है कि वो कबाड़े वाला रोज उसके घर के बाहर आता है, इसलिए सेठ उसे अनदेखा करके उसके बगल से चला जाता है। लेकिन वो कबाड़े वाला उसे पीछे से आवाज लगाता है, सेठ जी रुक जाइए। सेठ को लगता है वो फिर से उसे परेशान करने आ गया। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आता क्या? कहा ना कि कबाड़ी की चीजों में मेरा कोई काम का चीज नहीं है। नहीं सेठ जी, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, बस आपके बेटे की इंग्लिश की किताबें नीचे गिर गई थी, बस वही लौटाने आया हूँ। सेठ बहुत अचंभित होता है। पर तुम्हें कैसे पता कि इंग्लिश की किताबें हैं? सेठ जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अंकल, क्या आपको पढ़ना आता है? हाँ बेटा, मुझे सब पढ़ना आता है। धामू सेठ के बेटे को किताब पढ़कर सुनाता है और सेठ को अपनी सारी आप बीती सुनाता है। तुम इतने पढ़े लिखे हो तो कुछ काम क्यों नहीं करते? मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे कपड़े और मेरा काम देखकर मुझे कोई काम नहीं देता।
मुझे सारे कबाड़ी वाला ही समझते हैं। तुम कुछ काम कर सकते हो, पर वो क्या, क्यों ना तुम मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दो और बदले में अपने काम के पैसे ले लो। धामू इस काम के लिए मान जाता है और अगले ही दिन सेठ के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आ जाता है। लेकिन सेठ की पत्नी को लगता है कि वो कबाड़ी बेचने के लिए जबरदस्ती उसके घर में घुसा है। तुम अंदर कैसे आ सकते हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे इस घर में या घर के बाहर कोई काम नहीं है? इतने में सेठ वहाँ आ जाता है और वो अपनी पत्नी को समझाता है। तुम ये क्या कह रही हो? ये हमारे बेटे मानू को ट्यूशन पढ़ाने आया है, इसे मैंने ही बुलाया है। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? कोई कबाड़ी वाला हमारे बेटे को ट्यूशन क्या पढ़ाएगा? सेठ धामू को सेठानी की बातों को अनदेखा करने को कहता है। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना धामू, मैं अभी अपने बेटे मानू को बुला कर लाता हूँ। धामू सेठ के बेटे से पूछता है, तो बताओ बेटा, आज तुम्हें क्या पढ़ना है? लेकिन सेठ का बेटा बिल्कुल नालायक था, उसे तो पढ़ने का भी मन नहीं करता था। धामू को ये बात पता चल जाती है कि उसका पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए वो कहता है, चलो ठीक है, आज हम साइंस पढ़ेंगे। सेठ का बेटा साइंस और मैथ में बहुत नालायक होता है। ऐसे ही समय बीतता गया। धामू को उसे पढ़ाते पढ़ाते 1 महीना बीत जाता है। तभी सेठ धामू के पास आता है। ये लो धामू, तुम्हारी मेहनत की कमाई, पूरे 2000 रुपए। जब से मानू को धामू पढ़ाने लगा था, तब से मानू का पढ़ने में भी मन लगने लगा था। और एक दिन मानू की साइंस की परीक्षा आई और वो अपनी क्लास में साइंस और मैथ्स में सबसे अव्वल था। मानू के स्कूल के टीचर्स मानू से खुश रहने लगे और मानू के पिता से उसकी तारीफ करने लगे। ये सब सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और अगली परीक्षा में मानू अपनी क्लास में फर्स्ट आया था। पिताजी, देखिए पिताजी, मैं परीक्षा में अपनी क्लास में सबसे अव्वल आया हूँ। ये रहा मेरा रिजल्ट कार्ड। सेठ ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। अरे वाह बेटा, ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मानू को पढ़ाकर धामू को जो पैसे मिलते थे, धामू ने उसे जोड़कर पहले अपना एक आलीशान घर खरीदा और धीरे धीरे मानू के साथ साथ और भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे, जिससे उसकी कमाई दुगनी से तिगनी, तिगनी से चौगनी हो गई थी और देखते ही देखते वो एक करोड़पति आदमी बन चुका था। एक बार उसने सोचा कि दिन ब दिन बच्चों की संख्या ज्यादा होती जा रही है, क्यों न मैं एक बड़ा कोचिंग सेंटर खोल लूं, जिससे उस कोचिंग सेंटर में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे। और कुछ ही समय बाद वो एक बहुत ही बड़ा कोचिंग सेंटर खोल लेता है। बस उसके बाद उसकी कमाई और दुगनी होने लगी। कुछ ही समय बाद धामू की शादी एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी रेखा से हो जाती है। वो बहुत ही सुंदर और दिल की अच्छी थी। वो दोनों खुशी खुशी रहते थे। एक बार धामू और उसकी पत्नी रेखा शाम को बाहर घूमने निकले थे। रास्ते में उन्हें एक कबाड़ी वाला मिलता है। धामू को उसे देखकर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो कबाड़ी वाला धामू को कुछ सामान खरीदने के लिए कहता है। अरे साहब, कुछ देख लीजिए, आपके काम का होगा तो आप खरीद लीजिए, मेरी आज की कमाई हो जाएगी जिससे मैं कुछ खा सकूंगा। अरे भैया, दिखने में तो ठीक ठाक लगते हो, ये काम छोड़कर थोड़ी सी मेहनत करके कुछ अलग काम क्यों नहीं करते? कबाड़ा बेचने के काम पर निर्भर रहना पड़ता है कि कोई व्यक्ति सामान खरीदे तो हमें आज खाने को कुछ मिले। जिस दिन कोई कुछ नहीं खरीदता, उस दिन सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता है। मेरी मानो तो कुछ काम धंधा करो। ऐसे सलाह देने वाले तो हजारों मिलते हैं साहब, लेकिन काम देगा कौन? अगर कुछ खरीदना है तो खरीद दो। धामू अपनी पत्नी के साथ घर आता है और आज जो हुआ सब सोचने लगता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, सुनिए जी, चलिए खाना खा लीजिए, क्या सोच रहे हैं आप? आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था बस। अरे, इसमें इतना सोचना क्या है? ऐसे कितने सारे कबाड़ी वाले हैं जो काबिल होकर भी कुछ नहीं कर पाते। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि उन सभी बेरोजगार कबाड़ी वालों के लिए कुछ कर सकूं, जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपना पेट भर सके। हाँ, पर आप करेंगे क्या? क्यों न मैं अखबार में इश्तिहार छपवा देता हूँ। जो कबाड़ी वाले पढ़े लिखे हैं वो मेरे कोचिंग सेंटर में आकर काम कर सकते हैं। इस काम के उन्हें पैसे भी मिलेंगे। अगले ही दिन धामू अखबार में इश्तिहार छपवा देता है।
जिसे पढ़कर बहुत सारे कबाड़ी वाले प्रेरित होते हैं और बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें भी काम मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। धामू का मन बहुत साफ था। वो एक नेक इंसान था और इस तरह उसने कई सारे कबाड़ी वालों को रोजगार दिया, जिस काम से वो कबाड़ी वाले से करोड़पति बना था। यही मौका उसने बहुत सारे कबाड़ी वाले को भी दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर हमारे चैनल पोला कार्टून टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।